हेलो स्टूडेंट्स। एस यू एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 15 तौलिए, जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया है, और इसमें किस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो किस प्रकार ढोंग और पाखंडों का सहारा लेती है, माध्यम लेती है, अर्थात बिना ही वजह दिखावा करने का प्रयास करते हैं। तो उस लेसन को हमने पढ़ा था हमने साथ ही कवि उपेंद्र नाथ अश्क के विषय में कि किस प्रकार उन्होंने काव्य, कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचनाएं, अनुवाद सभी विधाओं में भरपूर तरीके से कलम चलाई है, और उन्होंने सामान्य जनजीवन में, आम जनजीवन में व्यापक जो रूढ़िवादिता है, जड़ता है और जो आडंबर है, उन पे बड़ा ही निर्ममतापूर्वक प्रहार किया है, व्यंग किया है, और इनसे दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया है। उसके पश्चात पढ़ा था उपेंद्र नाथ अश्क की जो प्रमुख कहानियाँ हैं उनके बारे में, और फिर पढ़ा था हमने किस प्रकार हम शिष्टाचार, सभ्यता और तहजीब के नाम पर आडंबर फैला रहे हैं और हमारे जीवन शैली में कृत्रिमता और दिखावटीपन पसरता ही जा रहा है, यानी कि लगातार फैलता जा रहा है। और स्वच्छंदता व सलीका पसंदगी का दिखावा किस प्रकार आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है, इसका भी वर्णन, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो और अंत में कहे यही पढ़ा था कि जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है, अपने आंतरिक मन की दृढ़ता में, उसकी मजबूती में है। आगे लेसन था जी तौलिए। इसमें पात्र हैं वसंत, चिंती, मधु, मंगला और सूरो। स्थान है नई दिल्ली। यहाँ तक हमने इस लेसन को पढ़ा था। तो आगे आज हम पढ़ते हैं, एक नाटक है ये। पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। पर्दा है जो वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। जो ड्राइंग रूम है वो न तो बहुत बड़ा है और न छोटा, बहुत सजा हुआ नहीं भी, यानी कि कोई डेकोरेशन वगैरह भी उसमें नहीं की गई है। वसंत एक 250 मासिक पाता है। वसंत को छोटा मोटा काम करता है जिससे 250 पर माह उसके नौकरी मिलती है, पर नई दिल्ली के 250। परंतु लेखक इसके साथ ये भी व्यंग कर रहा है कि नई दिल्ली के 250 मतलब बहुत ही कम है, घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वह फर्म का मैनेजर है
वह किसी फर्म का मैनेजर है, इसलिए टेलीफोन लगा है, कमरा भी सजा है, बाईं दीवार के साथ एक मेज़ लगी है, उस पर कागज़ पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन भी रखा है। तो इसलिए वो एक फर्म का मैनेजर है, इसलिए थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं हैं। टेलीफोन लगा है, कमरा भी सजा है और बाईं दीवार के साथ एक मेज़ पर लगी है, उस पर कागज़ पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। आगे है, मेज़ के उधर एक दरवाज़ा है, मेज़ के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज़ के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज़ के उस और कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती। अंगीठी एक मोबाइल चूल्हा सा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है ये, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है, उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई है। तो इससे लेखक ने अनुमान लगाया है कि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है, उस पर सजावट की चीज़ें रखी हुई है, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि इसको कभी जलाया नहीं जाता। आगे है, वैसे ही जैसी मध्यवर्गीय घरों में होती है, लेकिन वे बिखरी नहीं है, करीने से लगी हुई है। करीने से मतलब बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से, सलीके के साथ। दो पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इस अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज़ पर रखा है, जिसके मेज़पोश का डिज़ाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की, जो कि वसंत की पत्नी है, उसकी सुरुचि का, उसके इंटरेस्ट का, उसकी हॉबी का पता देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली है और उसमें जो भी साज सज्जा का सामान है वो बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से और बड़े ही अच्छे तरीके से रखा हुआ है। यानी कि घर का सारा वर्णन, चित्रांकन किया है लेखक ने। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लग रहा है, जिससे कि मेज़ पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पड़े कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है। आगे है, अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से ज़रा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बैंत के कोच का सेट है। इसके आगे एक तिपाही पड़ी है, सेट की गद्दियाँ बड़ी सुंदर और सुरुचिपूर्वक है और तिपाही का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। यानी कि हर एक जो कपड़े वगैरह लगाए गए हैं, जो साज सज्जा घर की गई है, तो उसमें मैचिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। आगे है, सामने दीवार के बाईं ओर
कोच से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नान गृह को जाता है। तो बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज़ लगी है जिससे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम भी ले लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं। मेज़ के दोनों और एक दो कुर्सियां पड़ी है। दाईं दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर जाता है। तो पर्दा उठते समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज़ पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं, दाढ़ी वगैरह। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बनती हुई मधु प्रवेश करती है। तो यानी कि इस घर का सारा सिस्टम, उसका चित्रांकन लेखक ने किया है और अब नाटक शुरू होने वाली प्रक्रिया है। तो पर्दा उठते ही हम वसंत को कहाँ देखते हैं? श्रृंगार की मेज़ पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। और तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। आगे है मधु कह रही है, यह फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया, मैं कहती हूँ आप। फिर वसंत कह रहा है मुंह पहुँचते पहुँचते रुक कर, ओह यह कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है, हंसता हुआ कहता है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत। फिर मधु चिढ़कर कहती है थोड़ी सी, और हजामत के तौलिए कैसे हैं जी? ज़रा आँख खोलकर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं। 20 यूं तो धारियाँ पड़ी हुई है उसमें, और मदन के कितने सादे। और बसंत बीच में बात को काटते हुए, लेकिन रोएदार तो। फिर मधु फिर व्यंग्य से कहती है, दोनों हैं जी, आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है, मैं कहती हूँ। फिर वसंत कह रहा है, वो निरुत्तर सा हो जाता है, उसकी बातों का जवाब देते नहीं बनता उससे। वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो, कहाँ है? मुझे दिखाई ही नहीं दिया। अब मधु कह रही है, खूंटी पर टंगा तौलिया उठाकर, यह तो टंगा है सामने फिर भी। यानी कि जब वसंत हजामत का तौलिया उसको मांगता है तो मधु खूंटी पर टंगे हुए तौलिए को उठाकर कहती है, यह तो टंगा है सामने फिर भी। वसंत कह रहा है, मैंने ऐनक उतार रखा है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। फिर यानी कि व्यंग्य कसता है, ये कटाक्ष करता है, खिसियानी हंसी भी हंसता है। फिर मधु है, जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो आपके पास ऐनक नहीं है, ऐनक नहीं होने का बहाना लगा रहे हो, लेकिन ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है? क्या कह रहा है लेखक? मधु कह रही है कि अगर ऐनक हो भी तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फुला धम से कोच में धंस जाती है, यानी कि अपने क्षेत्र में, अपने कमरे वगैरह में चली जाती है और चुपचाप
स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है, फिर उसकी ओर देखकर। फिर वसंत कहता है, तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज़ हो गई क्या? नाराज़ हो गई हो? मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं, मैं नाराज़ नहीं। फिर वसंत कहता है, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता, यानी कि मैं आपकी मानसिकता को समझ सकता हूँ। तो उसने भी कहा वसंत ने कि तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। मधु उसी तरह हंसकर, मैं कब कहती हूँ। वसंत सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को, अपने मनोविचार है, तुम्हारे इतनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं है। तुम अपने भावों को छिपा नहीं सकती, अर्थात आप इतनी निपुण नहीं हो कि आप अपने भावों को, मन के उद्गारों को छिपा सकें। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मैंने अपने सब पते मधु मेज पर रख दिए थे। उसी तरह व्यंग्य से हंसकर, मैं कब इनकार करती हूँ। फिर वसंत कहता है, तुम्हारी यह हंसी कितनी विषैली है, कितनी जहरीली है। इसी तरह विष घोलकर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है, अर्थात अपने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया है। मधु चुप रहती है। फिर वसंत कहता है, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। मधु हंसती है। इसमें क्या संदेह है? फिर वसंत कहता है, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं है, और मुझे भी गंदगी पसंद नहीं है। मधु सिर्फ हंसती है। मधु सिर्फ हंसती है। वसंत, पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक का मतलब भव्य है, मधु के लिए प्रयोग किया है इसने। अरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला, और मुझे नजाकतें नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता है और हम छहों भाई उसी से काम लेते हैं। मधु, आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं। मैं कहती हूँ 10-10 तौलिए। हाँ, मैं कहती हूँ कि 10-10 तौलिए हों। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगामी जो इसमें अंश बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।